वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आप देख रहे हैं गेजन सक्सेस पॉइंट। आज हम करेंगे 12th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 8.2। पार्ट इसका हमारा 1 है और चैप्टर का नाम है टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। यानी कि आज हम इस चैप्टर के अंदर जो कंट्रोल करने की टेक्निक होती है, हमारा जो 5th फंक्शन है कंट्रोलिंग, उसकी हम टेक्निक्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कंट्रोल करने की कौन कौन सी टेक्निक होती है। तो इसको हिंदी में कहा जाता है नियंत्रण की प्रणालियाँ, यानी कि विधियाँ या प्रणालियाँ, टेक्निक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, टॉपिक का हमारा नाम है कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक। देखो ये क्वेश्चन जो है 2 तरीके से आ जाता है। या तो कहा जाता है कन्वेंशनल कंट्रोल की टेक्निक कौन कौन सी है, या फिर ट्रेडिशनल कंट्रोल की टेक्निक कौन कौन सी है, इस नाम से। तो ये 2-3 तरह की है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने ये टॉपिक जो है, वैसे जो हम कहते हैं कंट्रोलिंग की टेक्निक वो 2 टाइप्स की होती है। एक को तो हम कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल कंट्रोल की टेक्निक, और दूसरी हम मॉडर्न कहते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम ट्रेडिशनल कंट्रोल की जो टेक्निक है उन्हीं की 1-2 टेक्निक हम स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरा चैनल जो है गेजन सक्सेस पॉइंट, आप इसको नीचे देखो, ये सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोलिंग की टेक्निक का। तो देखो, नियोजन एवं नियंत्रण की अनेक पद्धतियों का विकास होने के बाद भी परंपरागत पद्धतियों का महत्व बना हुआ है। तो यहाँ ट्रेडिशनल जो टेक्निक है कंट्रोलिंग की, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात हो रही है कि आज के ज़माने में नियोजन यानी कि प्लानिंग और जो हमारे कंट्रोल है, कंट्रोलिंग की बहुत सारी नई नई टेक्निक आ गई है, बहुत सारी नई टेक्निक डेवलप हो गई है और लगातार हो भी रही है। फिर भी हम जो हमारी ट्रेडिशनल कंट्रोल की टेक्निक है उसको हम नकार नहीं सकते, उसका महत्व भी एज इट इज़ बना हुआ है। वास्तविकता यह है कि व्यवहार में अपनाए गए अधिकांश प्रबंधकीय निर्णयों में इन्हें प्रयोग किया जाता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं कंट्रोल करने के जिनके लिए हमें कौन सी टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है, ट्रेडिशनल टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। तो देखो, व्यवसाय में प्रभावपूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता से हम इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यवसाय की सफलता का आधार प्रभावपूर्ण नियंत्रण पर ही होता है। अगर कोई व्यवसाय सफल है, असफल है, तो वो टोटली उसकी सफलता असफलता बिजनेस के कंट्रोल पर ही डिपेंड करती है। अगर अच्छे ढंग से कंट्रोलिंग हो रही है तो बिजनेस आपका अवश्य सफल होगा, चाहे वो टाइम लगा कर हो। अगर कंट्रोल आप नहीं कर रही हैं तो अगर कंट्रोलिंग का आपके फंक्शन ही नहीं है बिजनेस के अंदर, तो आप अपने बिजनेस को सक्सेस होने के बारे में मत सोचना, क्योंकि बिना कंट्रोलिंग के कोई भी बिजनेस सक्सेस नहीं होता। तो कंट्रोलिंग के अंतर्गत वास्तविक कार्य प्रगति, यहाँ देखना यहाँ क्या चीज़ है, वास्तविक कार्य प्रगति का मिलान प्रमापित कार्य से किया जाता है। कंट्रोलिंग के अंदर जो हमारा एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस होता है उसको स्टैंडर्डाइज वर्क से कंपेयर करके जो हमारे डेविएशन होते हैं, विचलन होते हैं, उनका पता लगाया जाता है। अब देखो, विचलन यानी कि डेविएशन का पता लगने के बाद क्या होगा, अगर आपको कमियां नजर आती है तो क्या करेंगे, हम कुछ करेक्टिव एक्शन लेंगे, सुधारात्मक कार्यवाही करेंगे, जिससे जो भी आपके डेविएशन है, विचलन है, उनको दूर किया जा सके। देखो, डेविएशन का पता लगाने के लिए समय के साथ साथ बहुत सारी नवीनतम जो कंट्रोलिंग की टेक्निक है उनकी खोज की गई है, और जो हमारी पुरानी या ट्रेडिशनल टेक्निक है उनमें सुधार भी किया गया है। तो ये जो आपकी है टेक्निक, जिनको 2 भागों में हम बांटते हैं, कंट्रोलिंग की टेक्निक को मोटे मोटे तौर पर 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल कंट्रोलिंग की टेक्निक, और सेकंड है हमारी कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न कंट्रोल की टेक्निक। तो हमारे चैप्टर के अंदर ये जो हमारा 8.2 चैप्टर है, इसके अंदर ये 2 ही आपकी टेक्निक है, 2 टाइप की टेक्निक है, एक तो ट्रेडिशनल होगी और एक मॉडर्न होगी। अब ये नहीं है कि ये 2 ही है, इसके अंदर भी 2-3 टेक्निक है और इसमें भी 2-3 टेक्निक है। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है
कि ट्रेडिशनल टेक्निक जो है कंट्रोल की टेक्निक एक्सप्लेन करें और मॉडर्न टेक्निक को एक्सप्लेन करें, या फिर इसके अंदर अलग अलग टेक्निक दे रखी है, वो भी 4-4 नंबर के हिसाब से आ सकती है। तो इस लेक्चर के अंदर आज हम फर्स्ट टेक्निक के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला इसका हम चार्ट देख लेते हैं, इससे आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि कंट्रोल की टेक्निक जो ट्रेडिशनल होती है वो कौन कौन सी होती है और मॉडर्न होती है वो कौन कौन सी होती है। तो इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक और मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक्स। तो देखो ट्रेडिशनल के अंदर आती है सबसे पहले बजटरी कंट्रोल, ब्रेक इवन एनालिसिस पॉइंट, स्टैटिकल डाटा और पर्सनल ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्वेश्चन आ जाए कि परंपरागत नियंत्रण प्रणालियां या ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक कितनी है 1 नंबर के क्वेश्चन में, तो ये 4 ही टेक्निक होती है। इस लेक्चर के अंदर हम ये वाली जो बजटरी कंट्रोल वाली है ये करेंगे पहले लेक्चर में, सेकंड लेक्चर के अंदर हम ये वाली करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो हमारी आती है मॉडर्न टेक्निक। मॉडर्न में कौन कौन सी आएगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेशियो एनालिसिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट ऑडिटिंग, और ये आपकी इसमें मॉडर्न में सबसे ज़्यादा या हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहें तो ये टेक्निक है प्रोग्राम नेटवर्क एनालिसिस। ये 2 टाइप की होती है, पहली को हम कहते हैं PERT, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक PERT कहा जाता है, और सेकंड होती है क्रिटिकल पाथ मेथड CPM। ये जो टेक्निक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको विद एग्जाम्पल विद इलिस्ट्रेशन मैं समझाऊंगी, आप अच्छे तरीके से इसको समझ लेना। इसका 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि PERT की फुल फॉर्म क्या है, CPM की फुल फॉर्म क्या है, ये भी आ जाता है। एक और टेक्निक है 6 नंबर की मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट में MIS कहते हैं। MIS की फुल फॉर्म आ जाए तो ये आपकी है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक कितनी है तो आप कहोगे 1 से लेकर ये 6 तक है, और ट्रेडिशनल कंट्रोल की टेक्निक आपकी 4 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक का पहली टेक्निक, जिसका नाम है बजटरी कंट्रोल। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हमने लिखा है परंपरागत कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक के अंदर हम लेते हैं पहली, हमारी जो पहले नंबर की है वो है हमारी बजटरी कंट्रोल। अब यह होता है क्या है, देखो बजटीय नियंत्रण प्रबंधकीय नियंत्रण की सर्वाधिक लोकप्रिय, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय विधि है ये। इसका मतलब है या आशय या अभिप्राय है बजटों द्वारा नियंत्रण करने से, यानी कि इसके अंदर बजट बनाए जाते हैं और उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। बजटीय नियंत्रण पद्धति का विस्तृत अध्ययन करने से पहले इससे रिलेटेड हमें कुछ आइटम है उनको समझना जरूरी है, ताकि हम बजटीय कंट्रोल मेथड को समझ सके। सबसे पहले आता है बजट। बजट क्या होता है? बजट भावी कार्यविधि की गणनात्मक विवेचना है। भविष्य में जो किया जाना है उसकी वित्तीय अथवा गणनात्मक रूपरेखा बजट कहलाता है। यानी कि इसमें आप भविष्य में क्या करने जा रहे हो, उस पर क्या क्या खर्चा आएगा, कौन कौन से काम करोगे, उसकी पूरी आप क्या करोगे, एक गणनात्मक संख्या के रूप में आप एक विवरण बना लोगे, जिसे हम क्या कहेंगे, बजट कहते हैं। आप सुनते भी आए होंगे कि जैसे फरवरी महीने के एंड में हमारे हरियाणा सरकार, हमारी भारत सरकार बजट पेश करती है, तो इसमें क्या होता है, पीछे की उपलब्धियां जो अचीवमेंट होती हैं वो बताई जाती हैं, और फ्यूचर में क्या क्या काम करने हैं उसके बारे में बताया जाता है कि हम ये काम करेंगे, और उसके बाद जो काम बताया जाता है कि कौन कौन सा काम किया जाएगा उसका बजट अलॉट किया जाता है, यानी कि उनको फंड अलॉट किया जाता है। अब आता है सेकंड, बजटिंग क्या है? बजट बनाना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बजट का निर्माण किया जाता है। बजट बनाने से संबंधित सभी सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रित करके उन्हें एक विवरण के रूप में देना ही बजट बनाना कहलाता है। आप सीधा सा कह सकते हो बजट बनाने की प्रक्रिया को बजटिंग कहा जाता है। थर्ड हमारा आता है बजटरी कंट्रोल। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नियंत्रण के उद्देश्यों से बजटों का प्रयोग किया जाता है। जो बजट है उनका प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? नियंत्रण करने के उद्देश्य के लिए ही इनका प्रयोग किया जाता है। जब एक व्यवसायिक संस्था की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए बजटों का प्रयोग किया जाता है, तब इसे हम बजटरी नियंत्रण कहते हैं।
यानी कि हम अगर नियंत्रण करने के उद्देश्य से बजट बनाते हैं और बजटों के माध्यम से ही हम कंट्रोल करते हैं तो इसको हम बजटरी नियंत्रण या बजटरी कंट्रोल कहा जाता है। तो ये 3 आइटम थी आपकी, बजट, बजटिंग और बजटरी कंट्रोल। ये 3 आइटम दोनों 2-2 नंबर के क्वेश्चन में आने के चांसेस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें बजटरी कंट्रोल के फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। सबसे पहला देखो, बजटरी कंट्रोल की सबसे पहले जो फीचर्स है वो है हमारी कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन। यानी कि बजटीय नियंत्रण की पहली विशेषता है तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि कंपैरेटिव स्टडी करना इसमें पॉसिबल होता है। इसके अंदर बजट आंकड़ों और अनुमानों की तुलना वास्तविक कार्य से की जाती है। यानी कि बजट में जो आंकड़े हमने लिखे हैं वो आंकड़े कैसे होंगे, अनुमानित ही होंगे, क्योंकि बजट जो बनाया जाता है फ्यूचर को ध्यान में रखकर किया जाता है। फ्यूचर के आंकड़े एक्यूरेट तो आपके पास आने से नहीं रहे, तो आप क्या करोगे, एस्टिमेटेड आंकड़े रखोगे। और फिर जब ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्या करोगे, आपकी एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस है उसका कंपैरिजन किससे करोगे, उसकी कंपैरेटिव स्टडी करोगे बजट में दिए गए डाटा से। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो बजटरी कंट्रोल है उसकी कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल होती है। सेकंड आता है एनालिसिस ऑफ डेविएशन। डेविएशन मतलब विचलनों का विश्लेषण, जो डिफरेंस होते हैं, अंतर को विचलन कहते हैं। बजटीय नियंत्रण के अंतर्गत वास्तविक एवं प्रमापित आंकड़ों की तुलना के आधार पर विचलनों का पता लगाकर, देखो जब वास्तविक और प्रमापित, प्रमापित मतलब बजट के अंदर लिखे डाटा प्रमापित ही माने जाएंगे, इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे और जो भी डेविएशन आएगा यानी कि जो भी अंतर आएगा उनका पता लगाकर उनकी फिर गहराई से स्टडी की जाती है। गहराई से स्टडी करने के बाद क्या होगा, आपको जो भी अंतर आए हैं, जो विचलन या डेविएशन आए हैं, उनके रीजंस पता चल जाएंगे कि ये डेविएशन आए हैं तो किस कारण से आए हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है करेक्टिव एक्शन। जब आपको देखो ऊपर वाले पॉइंट के अंदर जो भी डेविएशन है उनके कारण का पता चल गया है, तो इसके अंदर क्या करोगे, विचलनों के कारणों की खोज करके उसमें सुधार का कार्य है, सुधार करने के लिए कुछ उपाय सुझाए जाते हैं। यानी कि उनमें सुधार करने के बारे में सोचा जाता है कि जो नेगेटिव आपकी परफॉर्मेंस आई है या जो नेगेटिव डेविएशन आया है उसको किस तरह से कवर किया जा सकता है। अतः कहा जाता है कि बजटरी नियंत्रण क्रियाओं को सीधे तौर पर नियंत्रित नहीं करता, बल्कि ये बताता है कि सुधारात्मक कार्रवाई की जरूरत कहाँ है और किस तरह की सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। यानी कि जब आपको डेविएशन का एक्यूरेट रीजन मिल जाता है तो उसके बाद, एक्यूरेट रीजन मिलने के बाद आप ये भी बता सकते हो कि सुधारात्मक कार्यवाही की जरूरत है कहाँ, किस पॉइंट पे सुधार करना है। और दूसरा, सुधार करने के सभी तरीके सभी पॉइंट पे एक जैसे नहीं होते, हर एक पॉइंट पे, हर एक डेविएशन में सुधार करने की अलग अलग कार्यवाही करनी पड़ती है। तो साथ के साथ ये भी डिसाइड कर दिया जाता है, बता दिया जाता है या सुझाव कर दिया जाता है कि किस तरह की सुधारात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। नेक्स्ट आपकी आती है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सभी विभागों के लिए बजट, बजट फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स। इसके अंतर्गत किसी एक विभाग या क्रिया के लिए बजट न बनाकर फर्म के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उन सभी के लिए या उन सभी क्रियाओं के लिए बजट बनाए जाते हैं। देखो, एक जो फर्म होती है उसके अंदर कई डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, या फाइनेंस डिपार्टमेंट कह सकते हैं। तो इस तरह से फर्म के साइज़ के अकॉर्डिंग कई डिपार्टमेंट होते हैं। तो इन सब के लिए पहले तो अलग अलग बजट बनाए जाते हैं और फिर इन सभी बजट को लेकर एक मास्टर बजट तैयार किया जाता है। तो इस तरह से सभी डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग बजट तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन फोरकास्ट। बजटीय नियंत्रण प्रक्रिया में वस्तुओं का निर्माण किया जाता है जिसका आधार पूर्वानुमान होता है। इसके अंतर्गत जो वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं हम, वो एस्टिमेटेड जो फ्यूचर में हमने डिसाइड किया है, मान लेते हैं कि सेल डिपार्टमेंट है, इसने फ्यूचर में डिसाइड किया है कि 1000 टन यूनिट जो है
क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो ये क्या हो गया, बजट के अंदर डिसाइड कर लिया। अभी इसके अकॉर्डिंग ही वस्तुओं का निर्माण किया जाएगा, यानी कि वस्तुओं के निर्माण करने के लिए आपको एक बेस मिल गया, एक आधार मिल गया है कि आपको इतनी यूनिट का प्रोडक्शन करना है। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स या जिनको फीचर्स हम कह सकते हैं ऑफ बजटरी कंट्रोल। अब हम करेंगे एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो ये सेम टू सेम आपके लगभग जैसे आपने फीचर्स किए थे ये उनसे मिलते जुलते ही है। कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन क्या होता है? बजटीय नियंत्रण की प्रथम विशेषता है तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन मानना कि तुलना करना। इसके अंदर क्या होता है, बजट आंकड़े क्या होते हैं, अनुमानित होते हैं और उनका वास्तविक कार्य प्रगति से तुलना की जाती है। अब देखो तुलना करके क्या किया जाता है, एनालिसिस ऑफ डेविएशन, विचलनों का विश्लेषण करना। बजटीय नियंत्रण के अंतर्गत वास्तविक और प्रमापित आंकड़े जो होते हैं, वास्तविक होते हैं जो एक्चुअल परफॉर्मेंस, और प्रमापित यानी कि स्टैंडर्डाइज वो होते हैं जो बजट के अंदर शो किए गए हैं। इन दोनों की आपस में कंपैरिजन करके इसके बेस पे विचलनों का पता लगाया जाता है, यानी कि डिफरेंस पता लगाया जाता है। और फिर डिफरेंस पता लगने के बाद कि डिफरेंस आ गया तो उसकी डीप स्टडी की जाती है, और डीप स्टडी के द्वारा जो भी आपके डेविएशन आया उनके रीज़न ढूंढे जाते हैं, उनके कारणों की खोज की जाती है। नेक्स्ट आपका है करेक्टिव एक्शन, सुधारात्मक कार्यवाही। इसके अंतर्गत विचलनों के कारणों की खोज करके, अभी आपने विचलन की जो भी डेविएशन आए उनकी डीप स्टडी की, डीप स्टडी करने के बाद आपको रीज़न पता चल गए। अब उनमें सुधार करने के उपाय सुझाए जाते हैं कि जो डेविएशन आने के कारण है वो कौन कौन से हैं, किस कारण से हुए हैं, उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है, इसके लिए सुझाव दिए जाते हैं। कहा जाता है कि बजटीय नियंत्रण क्रियाओं को सीधे तौर पर नियंत्रित नहीं करता, बल्कि ये बताता है कि सुधारात्मक कार्यवाही की जरूरत कहाँ है और किस तरह की सुधारात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। यानी कि हर एक जो डेविएशन होता है उस पर एक लेवल की या एक ही तरह की सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की जाती। हर एक डेविएशन के लिए अलग अलग तरह की सुधारात्मक कार्यवाही और अलग अलग पॉइंट पर की जाती है। इसके बाद है बजट फॉर ऑल डिपार्टमेंट। जैसा कि आपको बताया कि इसके अंतर्गत एक विभाग या एक क्रिया का बजट नहीं बनाया जाता, बल्कि सभी विभागों या सभी क्रियाओं के लिए बजट बनाए जाते हैं और फिर इन सभी बजटों के बेस पर एक मास्टर बजट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग, यानी कि पूर्व अनुमानों पर आधारित। बजटीय नियंत्रण प्रक्रिया में बजटों का निर्माण किया जाता है जिनका बेस क्या होता है, पूर्व अनुमान, क्योंकि बजट फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं और फ्यूचर आपका अनसर्टेन है, आपके पास फ्यूचर के एक्यूरेट डाटा है नहीं, तो आप क्या लोगे, केवल यानी कि फोरकास्ट यानी कि अनुमान लगाओगे कि हमारे बिजनेस में ये प्रोग्रेस होने वाली है। तो इस बेस पे आप अनुमान लगाकर ही आप डाटा तैयार करोगे और उन डाटा को आप बजट के अंदर लिखोगे। तो ये थे हमारे एडवांटेज। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बजटीय नियंत्रण के दोष या सीमाएं, बजटरी कंट्रोल के डिसएडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो देखो सबसे पहला हमारा आता है गलत अनुमानों का खतरा। तो जितने भी बजट बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, फोरकास्ट यानी कि अनुमानों एस्टीमेट पे बेस होते हैं। अगर आपके एस्टीमेट ही इनएक्यूरेट हो जाए, गलत हो जाएंगे, तो क्या होगा, पूरी फर्म के सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस भी आप बजट को देखकर या स्टैंडर्ड को देखकर ही आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हो, तो सारी क्या होगी, आपकी कंपैरिजन भी गलत हो जाएगी, डेविएशन भी गलत आ जाएगा, कुल मिलाकर फर्म को बहुत बड़ा खतरा होने के चांसेस हो जाएंगी। तो बजट पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं और पूर्वानुमान कभी खतरे से खाली नहीं होते। बजटीय नियंत्रण की सफलता पूर्वानुमानों की सत्यता पर निर्भर करती है। अगर आपने जो भी एस्टीमेट लगाए हैं डीप स्टडी करके उनको अनुमान लगाए हैं तो आपके ठीक होने के चांसेस होते हैं, अन्यथा गलत होने के चांसेस हो जाते हैं।
लोचशीलता का खतरा या हम कहते हैं डेंजर ऑफ रेजिडिटी। प्राय देखा जाता है कि बजटों में लोच की कमी होती है। क्यों? क्योंकि एक बार बजट बन जाता है तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। लोचहीनता के कारण परिवर्तनों को शामिल करना संभव नहीं होता और इस प्रकार परिवर्तनों का शामिल या समायोजन न होने के कारण बजटों को लागू करने में बहुत मुश्किल आती है। ह्यूमन लिमिटेशन, मानवीय सीमाएं कौन कौन सी है? बजटीय नियंत्रण को सफल बनाने के लिए संस्था में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के सहयोग की आवश्यकता होती है। क्या आपको लगता है कि एक फर्म के सभी कर्मचारी 100% सहयोग देते हैं? ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि सभी कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग कभी भी किसी भी फर्म में नहीं प्राप्त होता। नेक्स्ट है अति बजट का खतरा। अति बजट यानी कि ओवर, डेंजर ऑफ ओवर बस्टिंग, बस्टिंग नहीं आएगा, बजटिंग आएगा यहाँ पे। प्राय विभागीय अध्यक्षों की ये प्रवृत्ति होती है। जो डिपार्टमेंट के अध्यक्ष होते हैं, जब वो बजट बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, बजटों में खर्चे को आवश्यकता से ज़्यादा दिखा देते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि उनके द्वारा जो प्रस्तुत किए गए एस्टीमेट है उनमें कुछ कटौती होने के चांसेस है। यदि बाई चांस या गलती से उनका बजट बिना कटौती के पास हो जाए तो क्या होगा, उनके पास तो ज़्यादा फंड आ जाएगा और वो जरूरत से ज़्यादा फंड आ जाएगा तो वो खर्चा करके संस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से ओवर बजट का भी खतरा बना रहता है। एक्सपेंसिव मेथड है। इस पद्धति को सफल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा धन की, समय की और प्रयासों तीनों की जरूरत होती है और कई बार तो इसकी लागतें जो होती है, लागत जो होती है वो इसे प्राप्त होने यानी कि जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, इसके प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाती है। तो क्या हो गया ये, अगर कॉस्ट आपकी ज़्यादा हो जाएगी तो कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण एक्सपेंसिव बन जाएगा ये। नेक्स्ट आपका है ये हमारा हो गया एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब आते हैं हम बजटरी कंट्रोल के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप के बजट होते हैं। तो आपके बजट होते हैं, 2 टाइप के बजट होते हैं। एक डिपार्टमेंटल बजट होते हैं और दूसरे होते हैं मास्टर। डिपार्टमेंटल बजट में जैसे सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कैश बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट को इंक्लूड किया जाता है। ये तो से डिपार्टमेंट। कई बार कुछ एक डिपार्टमेंट के सब डिपार्टमेंट भी होते हैं, जैसे इसके सेल्स प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जैसे कि रॉ मटेरियल के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है तो उसका अलग बजट बनेगा। लेबर के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है तो लेबर बजट अलग बनेगा। ओवरहेड्स बजट अलग बनेगा। तो अब क्या होगा, इन तीनों बजट का एस्टीमेट लेकर प्रोडक्शन बजट बनाया जाएगा और फिर इन सब का यानी कि इन सब के एस्टीमेट लेकर आपका मास्टर बजट तैयार किया जाएगा। तो अब हम इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डिपार्टमेंटल बजट के बारे में। इसमें पहला आता है आपका सेल बजट। तो इसको हम जस्ट स्टडी करेंगे। सेल बजट क्या होता है, सेल करने या सेल डाटा के बेस पे बनाया जाता है। विक्रय बजट सभी अन्य बजटों का आधार होता है, इसलिए इसको बनाते समय विशेष सावधानी की जरूरत है। विक्रय बजट विक्रय की एक विस्तृत योजना होती है। इसके अंदर एक टाइप की, क्योंकि फ्यूचर के बारे में ये प्लानिंग की जाती है कि इस साल हमें इतनी सेल करनी है, तो इसलिए इसको एक विक्रय की योजना भी आप कह सकते हो। इसके अंतर्गत एक निश्चित अवधि में की जाने वाली अनुमानित बिक्री का ब्यौरा होता है कि हम एक निश्चित अवधि के अंदर इतनी बिक्री करेंगे। इसमें बिक्री के संबंध में 4 बातें स्पष्ट होती है, ये ध्यान रखना। सेल बजट में 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। वस्तुएं, मात्रा, मूल्य और समय। किस समय अवधि में कौन कौन सी वस्तुएं कितनी मात्रा में और किस मूल्य पर आपको सेल करनी है। अर्थात आप कह सकते हो कि कितने प्रकार की वस्तुओं का विक्रय किया जाएगा, प्रत्येक वस्तु के विक्रय की अनुमानित मात्रा कितनी होगी और विभिन्न वस्तुओं के संभावित विक्रय की राशि यानी कि मूल्य कितना होगा तथा बजट की अवधि क्या होगी, यानी कि ये कितनी अवधि के अंदर ये बिक्री की जाएगी।
तो बिक्री बजट विक्रय प्रबंधक के द्वारा विक्रय अधिकारियों और बाजार सर्वेक्षण अधिकारियों की सहायता से बनाया जाता है। बिक्री बजट ये नहीं है कि एक ऑफिस में बैठ के बना लिया जाए, ऐसा नहीं होता। जो भी सेल्स मैनेजर होते हैं, जो सेल्स ऑफिसर होते हैं, या जो सेल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और बाजार का सर्वे करने वाले अधिकारी होते हैं, सब मिलजुल कर डिसाइड करके ये बजट बनाते हैं। बिक्री का अनुमान लगाते समय पिछले वर्ष की बिक्री के आंकड़ों को उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति और प्रतियोगिता की प्रकृति और वस्तुओं के मूल्य की प्रवृत्ति, सभी बातों को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया जाएगा। क्या 4 बातें ध्यान रखनी है? पिछले वर्ष की बिक्री के आंकड़े, उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति और प्रतियोगिता की प्रवृत्ति और वस्तुओं के मूल्य की प्रवृत्ति, इन चारों बातों को ध्यान में रखकर आप अपने फ्यूचर के लिए यानी कि आने वाले साल के लिए आप अपना विक्रय का डाटा डिसाइड करके बजट बनाओगे। नेक्स्ट आता है आपका उत्पादन बजट। यह बजट ये है तो 2 नंबर का, मैंने 1 नंबर का लिख लिया। यह बजट विक्रय बजट पर आधारित होता है। जो प्रोडक्शन बजट होता है वो आपका सेल बजट पर आधारित होगा। सेल करने का आपने मान लेते हैं 1000 टन यूनिट का टारगेट रखा है, तो आपको प्रोडक्शन का भी 1000 या इससे थोड़ा ज़्यादा टारगेट रखना पड़ेगा। इस बजट में यह निश्चित किया जाता है कि वस्तुओं का उत्पादन कितनी मात्रा में कब कब किया जाएगा, और इस बजट को बनाने का मुख्य उद्देश्य विक्रय, उत्पादन और स्टॉक में संतुलन स्थापित करना है। यानी कि विक्रय, उत्पादन यानी कि जितना विक्रय करना है उतना उत्पादन करना है, और कुछ माल स्टॉक में भी होना चाहिए। अर्थात ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए कि किसी समय तो माल अत्यधिक स्टॉक में हो जाए, या फिर माल गोदामों में बेकार पड़ा रहे, या फिर किसी समय ग्राहकों की आप पूर्ति ही ना कर पाओ। ये दोनों ही सिचुएशन नहीं आने चाहिए। ना ही तो माल बेकार स्टॉक में रहना चाहिए, और ना ही ऐसा हो कि आप सप्लाई ही टाइम पर ना कर सके। तो ये दोनों चांसेस या दोनों कारण ही नहीं होने चाहिए। आपको एक एडिक्वेट अमाउंट में प्रोडक्शन करना है। अब देखो, जो प्रोडक्शन बजट होता है उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। हमने किया भी था, जैसे मेन में जब चार्ट देखा वहाँ पे सबसे पहला रॉ मटेरियल बजट, कच्चे माल का बजट। अब देखो, उत्पादन करने के लिए क्या चाहिएगा आपको? कच्चा माल तो चाहिएगा। आप कितना उत्पादन कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड करोगे कि हमें कितना कच्चा माल चाहिए। तो सीधी सी बात है, प्रोडक्शन बजट के बेस पर ही आपको रॉ मटेरियल का बजट बनाना पड़ेगा। इस बजट में उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है। इसमें आवश्यक कच्चे माल की विभिन्न मदों, उनकी मात्रा और किस्म का विवरण दिया जाता है। कच्चे माल को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष माल या डायरेक्ट गुड्स भी कह सकते हो, क्योंकि सीधा इसे क्या होता है, डायरेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि रॉ मटेरियल से सीधा फिनिश गुड्स तैयार होता है, इस कारण से इसको रॉ मटेरियल कहा जाता है। तो देखो, रॉ मटेरियल का बजट बनाया जाएगा। नेक्स्ट है लेबर बजट। अब देखो, आपने प्रोडक्शन का बजट बना लिया कि इतना बनाएंगे, तो प्रोडक्शन करने के लिए आपको लेबर भी तो चाहिए है। कितनी लेबर चाहिएगी एस्टिमेटेड, उसका भी बजट बनाना पड़ेगा। तो इसमें अनुमानित उत्पादन के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के श्रमिक मतलब स्किल्ड, अनस्किल्ड, इस तरह के श्रमिकों की जरूरत होती है। और फिर क्या होगा, इसके बेस पे उनको सैलरी दी जाएगी। प्रति व्यक्ति मजदूरी का अनुमान लगाकर श्रम लागत भी आपको, कुल श्रम लागत भी आपको ज्ञात करनी पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऊपरी व्यय, ओवरहेड बजट। कच्चे माल और श्रम लागतों को जोड़कर उत्पादन की शेष सभी लागतों को ऊपरी व्यय में शामिल किया जाता है। जो ऊपर वाले दोनों हैं उनको जोड़कर, इसके अलावा और भी खर्चे हो जाते हैं, उन सबको जोड़कर व्यय में शामिल किया जाता है। जैसे पर्यवेक्षक का वेतन हो गया, कारखाने में प्रयोग होने वाले औजार, ग्रीस, तेल, इनमें भी खर्चा होते हैं। कारखाने में प्रयोग होने वाले औजार, ग्रीस, तेल, इनको क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष माल। इनको अप्रत्यक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, इस कारण से इनको इनडायरेक्ट गुड्स कहा जाता है।
इस बजट में इन सभी मदों पर खर्च की गई राशि का अनुमान भी लगाया जाता है। तो ये हमारा था कौन सा, प्रोडक्शन बजट। थर्ड हमारा आ गया कैश बजट। जब सभी लागत बजट तैयार हो जाते हैं तो सबसे अंत में रोकड़ कैश बजट तैयार किया जाता है। इस बजट में रोकड़ की प्राप्ति और भुगतान का अनुमान लगाया जाता है। रोकड़ प्राप्ति प्रायः नगद बिक्री, ग्राहकों से उधार की वसूली, विनियोगों से आय, ग्राहकों से पेशगी भुगतान प्राप्त। पेशगी मतलब होता है जो एडवांस में राशि मिलती है। संपत्तियों की विक्रय, संपत्तियां अगर कोई पुरानी संपत्तियां बेची है तो उनके विक्रय से भी आपको पैसा मिलता है, वो भी इसमें शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार ये तो थी हमारी प्राप्ति। अब आता है भुगतान के बारे में। रोकड़ भुगतान मुख्यतः कौन कौन से होते हैं, नगद आपने विक्रय किया उसका भुगतान किया, उधार खरीदा उसका भुगतान करना पड़ेगा, वेतन और मजदूरी का भुगतान किया, ब्याज का भुगतान किया, लाभांश का भुगतान, लाभांश होता है लाभ का जो हिस्सा बांटा जाता है ओनर के अंदर, उसको कहते हैं। संपत्तियों की खरीद, अगर आपने एसेट्स खरीदी है तो उन पर जो खर्चा किया गया वो सारी पेमेंट। तो क्या होता है, कैश बजट के अंदर सारी रिसीप्ट और सारी पेमेंट जो होती है उनको लेकर बनाया जाता है। बजट में अनुमानित रोकड़ की प्राप्ति और भुगतान जो है उसको लेकर बनाया जाता है। यानी कि इसमें ये एस्टिमेट लगा दिया जाता है कि अगले साल, ये जिस साल के लिए बजट बना रहे हैं उसमें कितनी हमें नगद प्राप्त होने के चांसेस है और कितनी हमें भुगतान करनी पड़ेगी। अब देखो, अगर इसका अंतर निकालते हैं, अगर मान लेते हैं रोकड़ की कमी आ जाती है तो इसको डेफिशिएंसी कहेंगे, और अगर आपका रोकड़ अधिक हो जाता है तो इसको आधिक्य या सरप्लस कहा जाता है। इसके बाद थर्ड, ये हमारा आ गया फोर्थ नंबर का बजट आ गया। ये पॉइंट गलत हो रहे हैं। फोर्थ नंबर का बजट है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। देखो, इस बजट में भावी पूंजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पूंजीगत व्यय है तो इसका मतलब पूंजीगत कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो हम ऐसी एसेट्स को परचेज करने पे खर्च करते हैं जिनको हम लंबे समय तक यूज करते हैं, जैसे मशीनों, भवनों आदि में किए जाने वाला विनियोग पूंजीगत व्यय कहलाता है। इस बजट के संबंध में ऐसे व्यय होते हैं जो अधिक मात्रा में होते हैं, इनकी अमाउंट भी, क्वांटिटी भी अच्छी होती है, और जिनसे आय प्राप्त करने की अवधि भी लंबी होती है। जैसे आपने मशीन खरीदी है तो ये नहीं है कि एक साल में इसका बेनिफिट उठा लोगे, आगे कम से कम 10-15 वर्षों तक इस मशीन से आपको बेनिफिट होता रहेगा। इस बजट को बनाने में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि इसमें बहुत बड़ी अमाउंट में कैपिटल लगती है, इसलिए इसमें ध्यान रखना चाहिए। अगर ये डिसीजन गलत हो गया तो इसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आ गया आपका फिफ्थ नंबर का जो बजट है उसको कहते हैं हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। इस बजट में नए उत्पादन प्रक्रियाओं के शोध एवं विकास पर होने वाले खर्चे का अनुमान लगाया जाता है। देखो, एक फर्म होती है वो नित नए डेली क्या करती रहती है, मार्केट में रिसर्च करती रहती है, ये पता लगाती रहती है कि कस्टमर किस टाइप का प्रोडक्ट चाहते हैं, क्या यूज चाहते हैं, या फिर जो सेलिंग की टेक्निक है या प्रोडक्शन की टेक्निक है, इन के बारे में रिसर्च करती रहती है और उन पे खर्चा तो होता ही है। तो इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अलग बजट बना दिया जाता है कि इस साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इतना खर्चा किया जाएगा, और ये एस्टिमेटेड, इसलिए इसका बजट भी अलग बना दिया जाता है। और बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी होती हैं उनके अंदर डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट ही अलग होता है, जिसका काम ही रिसर्च करने का होता है और डेवलपमेंट करने का होता है। अब देखो, ये सभी बजट बन गए। अब हमारे पास आता है मास्टर बजट, जो ऊपर हमने 5 टाइप के बजट पढ़े हैं उन सब को मिलाकर क्या बनाया जाता है, मास्टर बजट बनाया जाता है। इस बजट का संबंध किसी एक विभाग या क्रिया से न होकर पूरी संस्था से होता है। अन्य शब्दों में इस बजट में सभी विभागीय बजटों को शामिल किया जाता है। इसके द्वारा बजट अवधि में संस्था के कुल आय और कुल व्ययों का अनुमान लगाया जाता है। लगाकर संभावित राशि मालूम की जाती है कि कितनी साल के अंदर हमें अमाउंट रिक्वायर्ड है और कितनी हमें पेमेंट करनी है और कितनी हमें मिलने की संभावना है। यदि संभावित लाभ की राशि पूर्व निर्धारित राशि से कम हो जाए तो बजट बनाने की प्रक्रिया को फिर से दोहराना पड़ता है।
और सभी बजटों में आवश्यक समायोजन करने भी पड़ते हैं अगर ऐसा कुछ गलत हो जाए तो। अब आता है मास्टर बनाने के भी कुछ लाभ होते हैं। देखो, एडवांटेज ऑफ मास्टर बजट, क्या लाभ होंगे मास्टर बजट बनाने के। सबसे पहला है आय और व्यय का अनुमान लगाकर संभावित लाभ की राशि आपको ज्ञात हो जाएगी। दायित्व संपत्तियों का अनुमान लगाकर बैलेंस शीट तैयार किया जाएगा। सभी विभागीय बजटों में तालमेल स्थापित किया जाएगा और संस्था के उद्देश्यों एवं उनको पूरा करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं को अधिक स्पष्ट कर दिया जाता है। तो ये आज हमारे जो है कंट्रोलिंग टेक्निक्स के अंदर हमने ट्रेडिशनल कंट्रोलिंग टेक्निक जिसमें आज हमने फर्स्ट जो टेक्निक थी ट्रेडिशनल की बजटरी कंट्रोल उसके बारे में स्टडी किया। और हमने ये स्टडी किया कि इसके अंदर इसमें क्या इसके बजटरी कंट्रोल के फीचर्स, एडवांटेज और लिमिटेशन है। साथ के साथ हमने टाइप्स ऑफ बजट और मास्टर बजट उसके एडवांटेज क्या है इन सब के बारे में स्टडी किया। तो जो भी मेरे चैनल को देख रहा है, फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करते। आप देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं समझ नहीं आता क्यों नहीं करते, कुछ पैसे भी नहीं लगते इसमें। और सब्सक्राइब करो तब आप बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक पहुंच जाए। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करें, अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।